हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल DC स्टडी पावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम देवीचरण प्रजापति है। हम आपको मैथमेटिक्स के कुछ सवालों से संबंधित वीडियोज तैयार करेंगे, जिसमें से आज हम हाई स्कूल के पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं से संबंधित यूक्लिड विभाजन उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और इसके बाद अगली बार हम आपके इससे संबंधित या इस अध्याय में जो सवाल हैं उनको बताएंगे। तो आज हम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और वीडियो आपको जैसा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सूचित करें और हमारे चैनल DC स्टडी पावर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं और उससे संबंधित यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसी के बारे में आज समझा रहे हैं। आइए देख लेते हैं। जैसा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें से विभाजन शब्द से आप समझते होंगे विभाजन शब्द क्या है। भागफल की एक प्रक्रिया है। जैसे कि हम पहले भाग देते थे, जैसे किसी संख्या का 3 का भाग हमें देना है 7 में, तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6 है, ये आप सभी जानते हैं। 1 बचेगा, इसको हम कहते हैं शेषफल और इसे कहते हैं भागफल, और जिसका भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे कहते हैं भाज्य। अब इसके उत्तर की जांच हम कैसे करते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब कोई भाग करते थे तो उसको चेक करने के लिए कि ये सही है या गलत है, तो हम ये नियम लगाते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हम छोटी कक्षाओं में सीखते थे और इसी से संबंधित जो हमारा यूक्लिड विभाजन है, सिर्फ इसी नियम पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अगर इतना समझ में आपको इतना आता है तो ये समझ लीजिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आ गई। तो कोई भी चीज़ है। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और समझना है। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि शेषफल, रिमाइंडर। शेषफल के बारे में हम क्या समझेंगे, शेषफल क्या होता है। देखिए, जैसे शेषफल के बारे में हम 5 का भाग देंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, कितना शेषफल बचा, 3 बचा। शेषफल कितना बचा, 3 बचा। यदि 5 का भाग हम 10 में दें तो 5 दूने 10, शेषफल कितना बचा, 0। यदि 5 का भाग हम 20 में दें तो 20 में नहीं 19 में दे देते हैं। 5 का भाग 19 में दें तो 5 3 15, कितना शेषफल बचा, 4 बचा। क्या अगर हम बीच की संख्या और बढ़ा दें, 5 का भाग हम 20 में दे दें तो शेषफल क्या बचेगा, 5 चौको 20, ये फिर 0 आ गए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शेषफल जो है, जो हम जिसका हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या से हमेशा कम आ रहा है। देखिए 3 आया, एक कंडीशन में 0 आ रहा है और एक कंडीशन में 4 आ रहा है। यहाँ तक कि हमने बीच की संख्या और बढ़ाई तो शेषफल 0 हो गया। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल भाजक से छोटा होता है, ना कि भाजक के बराबर भी नहीं होता। कि शेषफल की बात करें कि यदि 5 है तो क्या 5 शेषफल बच सकता है, नहीं बच सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शेषफल है, जो भाजक होगा उससे कम होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता, उससे कम होगा, 0 या उससे कम। तो इसी चीज़ को, ये तो संख्याओं में आधारित है। अगर हम इसी को ABCD में भाग दें, ABCD के अक्षरों में, तो देखिए कैसा होगा। जैसे कि ABCD के अक्षरों का भाग जानते हैं कि मानकर करना पड़ता है। मान लीजिए 2 संख्याएं हैं A तथा B 2 संख्याएं हैं, जिसमें कह सकते हैं कि A बड़ा है, मतलब A को बड़ा या A बड़ा है B छोटा है, ये दे दिया। मतलब इसमें ये डिसाइड होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तभी हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे पाएंगे। तो इसमें से ये डिसाइड हो गया कि ए बड़ा है और बी छोटा है।
यदि हम b का भाग a में देंगे, b का भाग a में देंगे, ऐसा तो नहीं कि b का पहाड़ा होता हो तो इसका भाग करके दिखा देंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे भाग देंगे। तो भागफल जैसे उनमें कुछ आता था तो मान लिया कि भागफल c बार गया, मान लिया गया कि b का भाग दिया c बार गया, कुछ ना कुछ शेष भी बचा होगा नीचे। जब हम भाग देंगे तो नीचे कुछ ना कुछ शेषफल भी आया होगा, जिसको हम r से नोट कर लेते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि भागफल हम q से दर्शा दें, क्यूटेंट, यानी हमेशा q से दर्शा दें जो एक, और शेषफल दर्शा देते हैं r से। तो अगर इस वाले भाग को भी हम इस नियम में रखना चाहें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में, तो कैसे रखेंगे? a बराबर भाजक, ये भाज्य हो गया बीच का, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ये हमारा एक समीकरण के रूप में प्राप्त हुआ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि ये एक भागफल की प्रक्रिया को दर्शाता है, विभाजन की प्रक्रिया को दर्शाता है। बस यही चीज़ यूक्लिड विभाजन होता है। इसमें से हमें मेन चीज़ ये ध्यान देना पड़ता है कि शेषफल, शेषफल क्या होगा। तो जो शेषफल होगा उसका मान, शेषफल हमेशा जो b दिया है इससे छोटा होगा, किंतु जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर भागफल भाजक लिया गया है b, तो हम यहाँ पर b लिख देते हैं। तो कह सकते हैं कि जो शेषफल है वो b से छोटा है और 0 से बड़ा किंतु 0 के बराबर है। तो इसी तरह यूक्लिड विभाजन में इतनी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि भागफल यानी जो भाग होता है, पूरा भाग पे ही ये कंसेप्ट आधारित होता है कि भाग में भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि इसमें भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। देखिए भाज्य वो संख्या होती है जिसमें हमें भाग देना पड़ता है, और जिसका भाग दिया जाता है जिस संख्या का, वो भाजक कहलाती है। भागफल वो हो गया जितनी बार यहाँ पर भाग जाएगा उसे हम भागफल, जो बचेगा उसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। तो सेम इन्हीं संख्याओं को हम इस रूप में याद करेंगे कि यहाँ पर दो संख्याएं a व b हैं, जिसमें से b छोटा है, a बड़ा है। तो b का भाग यदि हम a में देंगे तो कितनी बार जाएगा? q बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? r बचेगा। तो हम इसको इस नियम में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर बी क्यू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए कैसे इस चीज़ को समझेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q के कोई पूर्णांक है। मतलब एक क्वेश्चन है, यहाँ पे सवाल हम नोट किए दे रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। ये सवाल इस टाइप से दे दिया जाएगा। ये समझना है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। अब ये क्या चीज़ रखा है? ये 4q + 1 ये चीज़ है रखी हुई है हमारी, यानी एक प्रकार की संख्या ही रखी हुई है जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में रखा हुआ है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यहाँ पर कोई संख्या माननी होगी, धनात्मक संख्या, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। तो मान लिया जाए, यहाँ पर माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, मान लिया कोई धनात्मक पूर्णांक a है तथा इसमें जो दिया हुआ है 4q + 1 4q + 3, यानी ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ शेषफल r 1 बचा हुआ है और यहाँ शेषफल 3 बचा हुआ है। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर इसमें से इससे तुलना यदि की जाए तो यहाँ पर a बराबर bq + r है, तो r का मान तो पता चल गया कि 1 और 3 है। तो b कितना होगा? क्योंकि यहाँ पर q हमारा भागफल के रूप में दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि b का मान
4 है। क्या है? बी का मान 4 है। ए हमने संख्या मान ली, यानी कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि यदि 4 का भाग हम ए में दें, 4 का भाग हम ए में दें तो क्यू बार जाएगा और शेष फल या तो 1 बचेगा या फिर 3 बचेगा, दो में से 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 4q + 1 या फिर 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये कोई संख्या इस टाइप से है, ए विषम पूर्णांक संख्या है जो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में लिखी जा सकती है। तो इस प्रकार देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये डिसाइड करेंगे कि ये कोई विषम पूर्णांक ए है और ए में से जो भाजक है इसको हम भाजक कहेंगे कि ये भाजक है। इस भाजक का भाग यदि इसमें दिया जाए तो सबसे पहले एक चीज़ ये कंफर्म करना है कि यदि 4 का भाग हम ए में देंगे तो कुछ भी आए भागफल, इससे मतलब नहीं, लेकिन शेष फल जो आएगा वो क्या आएगा? शेष फल हम ये कह सकते हैं कि या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या 4 भी आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब भागफल 0, 1, 2, 3, मतलब इसके बराबर तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ कह सकते हैं अतः r का मान 0 से बड़ा किंतु 4 से छोटा होगा। यानी संभावित मान क्या हो सकते हैं? संभावित शेषफल यानी r बराबर 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। ये जो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है r के मान, मतलब यहाँ पर हमें एक चीज़ और दर्शानी चाहिए। यदि हम इसको इस रूप में लिख दें a बराबर bq + r के रूप में, तो a बराबर हो जाएगा 4q + r। ये मान लिया कि यहाँ पर a का भाग दिया गया तो ये आ गया, समीकरण मिल गया हमें a बराबर 4q + r। अब इसमें से शेष फल यदि 0 आया होगा, अब क्रम बाई क्रम करते हैं, a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? यदि शेष फल हम 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4q भी हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यदि 0 नहीं आया होगा तो 1 भी आ सकता है, तो a का मान 4q + 1 के रूप का हो सकता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4q + 2 भी हो सकता है, या फिर 4q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज़ ये समझना है कि इन संख्याओं में, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या है जिसको हम 4q + 4q + 1 या 4q + 2 या 4q + 3, क्या 4q + 4 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। भागफल के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि 4 का भाग यदि हम किसी भी संख्या में देंगे तो उसका शेषफल जो आएगा वो 4 नहीं आ सकता, 4 से कम आएगा। इसलिए 3 तक ही हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसमें से ये चेक करना है कि कौन सी संख्या हमारी धनात्मक है और कौन सी संख्या ऋणात्मक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक के बारे में अगर समझना है तो एक चीज़ ये समझिए कि यदि हमारे पास 2 एक धनात्मक संख्या है, 4 एक धनात्मक है लेकिन समपूर्णांक है, यदि ये समपूर्णांक है, सम विषम के बारे में समझना है तो 2, 4, 6, 8 ये समपूर्णांक है। यदि हम इनमें सम संख्या का ही गुणा करा दें, सम संख्या का ही गुणा करा दें तो जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 छंग 24 और फिर 6 चौको 24। इसमें भी यदि 2 का गुणा करा दें तो 16। यानी रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि यदि सम संख्या में सम संख्या का ही गुणा करा दें तो गुणनफल हमारा कितना आ रहा है? सम संख्या ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सम संख्या वह होती है जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से 2 सम्मिलित हो। आइए हम इसमें से ये समझते हैं कि 4q हमारा सम संख्या है या विषम संख्या है। एक चीज़ और समझना है कि यदि सम संख्या है 2, 4, 6, अगर हम इसमें सम का गुणा कराएं या विषम का गुणा कराएं 2, 3, लेकिन ये जो होगा सम संख्या ही आएगा। 4 दूनी 8, 6 18। यानी सम संख्या में यदि हम सम का गुणा कराएं या विषम का गुणा कराएं तो वह संख्या सम संख्या ही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि 4 हमारी एक सम संख्या है तो q का गुणा कराने पर 4 यदि सम संख्या है, यदि हम q कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या होगी, अगर q का गुणा कराएंगे तो 4q जो आएगा वो सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। और सम संख्या में यदि कोई संख्या सम संख्या ही जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, यदि सम में विषम जोड़ेंगे
तो विषम हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि 4 हमारा एक सम संख्या है, 4 सम संख्या, यदि हमने इसमें 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो 1 जोड़ने पर 5 हो गया, 2 जोड़ने पर 6 हो गया, और 3 जोड़ने पर 7, और 4 जोड़ने पर 8। इससे ये निष्कर्ष निकला कि सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगी, और सम संख्या में यदि विषम संख्या जोड़ देंगे तो विषम संख्या आ जाएगी। यानी यहाँ पर कह सकते हैं 4q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 सम्मिलित है, 2 उपस्थित है, अतः 4q एक सम संख्या है। यदि हम सम संख्या में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि 4q + 1 2 जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या हो गई। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि 4q + 1 या 4q + 3 विषम संख्याएं हैं। यदि इसको हमने, ये जो संख्या है धनात्मक पूर्णांक a है, ये यदि इसको हमने विषम संख्या माना है तो उसका जो भाज्य बराबर निकालेंगे गुणनफल करके वो विषम ही निकलना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4q में यदि 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा और 3 जोड़ेंगे तब विषम आएगा, और ये दोनों सम संख्याएं हो जाएंगी, ये दोनों विषम संख्याएं हो जाएंगी। तो अगर a के बराबर वही संख्या हो सकती, क्योंकि a एक विषम संख्या माना हुआ है, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हमें सिद्ध करना है, तो a हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह संख्या उन्हीं संख्याओं के बराबर होगी इनमें से जो धनात्मक विषम पूर्णांक निरूपित कर रहे होंगे। इसमें से देखिए ये सम पूर्णांक निरूपित कर रहा है कि एक सम संख्या हो सकती है और ये भी एक सम संख्या होगी। बची संख्याएं 2 ये विषम संख्याओं के रूप में हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होंगी। और भी देखिए इसमें बहुत सारे वो हैं, जैसे कि देखिए हम इसे साफ किए दे रहे हैं, आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक प्रमेय और लागू होती है कि यदि किसी संख्या का भाग किसी के वर्ग में जा रहा है, जैसे कह दिया जाए 2 का 2 संख्या 2 6 के स्क्वायर से विभाजित है, तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि 2 6 से विभाजित होगी, 2 6 से विभाजित होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 6 के स्क्वायर से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 का भाग 6 के स्क्वायर में जा रहा है, यानी 6 × 6/2, तो अगर स्क्वायर से विभाजित हो रहा है तो वही संख्या उस संख्या के से भी विभाजित होगी, यानी 6 से भी 2 विभाजित होगा। यानी कि एक नियम है कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है वो किसी संख्या से विभाजित होगी या p से विभाजित, जैसे कह दिया जाए p स्क्वायर से विभाजित है, मान लिया जाए कि b p स्क्वायर से विभाजित है, तो क्या b p से भी विभाजित होगा? निश्चित रूप से विभाजित होगा। अगर b p स्क्वायर से विभाजित है तो b p से भी विभाजित होगी। यह यूज करते हैं, इस नियम का प्रयोग करते हैं जब कोई संख्या रेखा में हमें यह सिद्ध करना पड़े कि जैसे कह दिया जाए कि √3 एक अपरमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रमेय की आवश्यकता होती है। और देखिए ये इसके आगे का टॉपिक है। आज हम आपको इतना ही इसमें संक्षिप्त में बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की शुरुआत है। अगली बार हम आपको कमेंट बॉक्स में आप जैसा कहेंगे उसी हिसाब के वीडियो आपको ला कर देंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।